गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपा जोशी। आज बीए फर्स्ट ईयर का जो मेजर वन पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। वो है मांग और मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, तो जिसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जिससे आगे जा कर के हम जब लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और यूटिलाइजेशन ऑफ डिमांड फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम ये जानते हैं कि मांग होता क्या है। चलिए, तो आज हम जानते हैं मांग क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मांग को अगर डिफाइन करा तो आप किस तरीके से करेंगे, तो बहुत लोग कहेंगे कि हम जो चीज़ चाहते हैं, है ना, जो हम लेना चाहते हैं वो मांग है, हम खरीदते हैं वो मांग है, जो हमारी विश है उसको भी आप मांग कहते हैं। पर इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं वो मांग या डिमांड नहीं कहलाती। जैसे अगर ये कहें हम कि एक व्यक्ति है जिसके पास कोई पैसे नहीं हैं, पर फिर भी वो सोचता है कि वो एक BMW कार खरीद ले, तो वो उसकी इच्छा हो सकती है, मांग नहीं हो सकती। उसको हम वांट कह सकते हैं, विश कह सकते हैं, पर वो इकोनॉमिक टर्म्स में इच्छा है आपकी, पर डिमांड या मांग नहीं कहलाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इकोनॉमिक्स में मांग होता क्या है। तो मांग को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में खरीदी जाए। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं किसी एक समय में, है ना, जैसे आज की बात करें कि आज अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, आपकी बहुत इच्छा है और उसके लिए आपके पास पैसे भी हैं और उस जो गुड है, जो भी चीज़ लेना चाहते हैं उसकी एक डेफिनेट प्राइस भी है, तो उस कंडीशन में ये जो आपकी इच्छा है, इकोनॉमिक टर्म्स में इसको हम मांग कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि आप मैंगो खरीदना चाहते हैं, आम खरीदना चाहते हैं, जिसकी कीमत है 10 रुपये पर केजी। कब खरीद रहे हैं? आज खरीद रहे हैं, और कीमत है 60 रुपये पर केजी। तो इस कंडीशन में ये जो 10 किलो है आम, ये एक मांग होगी। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप खरीदना चाह तो रहे हैं पर आपके पास में पैसे भी हैं। तो इकोनॉमिक टर्म्स में हमने मांग किसको कहा कि जब कोई इच्छा है, प्रभावी इच्छा, आपके पास खरीदने की क्षमता है और आप उसको खरीदना चाह रहे हैं, तब वो मांग कहलाएगी। तो अगला हम देखें कि मांग होने के लिए, किसी भी वस्तु की इच्छा को मांग मानने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। एक एक करके देखते हैं कि वस्तु को प्राप्त करने की आपके पास में इच्छा होनी चाहिए, एक डिज़ायर तो होनी चाहिए। फिर वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, साधन मतलब मनी हो, पैसा हो। फिर व्यय करने की तत्परता, ये भी एक बहुत ज़रूरी तत्व है किसी भी इच्छा को डिमांड बनाने के लिए। फिर उस वस्तु का कोई एक निश्चित मूल्य होना चाहिए और एक किसी निश्चित समय में हम ये बात करेंगे। निश्चित समय हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, इस तरह का एक निश्चित समय होता है जिस समय कोई भी इच्छा को हम मांग यहाँ पे कह सकते हैं। तो डिज़ायर होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, एक प्राइस होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम भी होना चाहिए। अब अगर हम देखना चाहें कि मांग की कुछ विशेषताएं हैं, जो बातें अभी हमने बोली उनको हम विशेषताओं के रूप में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो विशेषता है मांग की, यह एक प्रभावी इच्छा है जिसके लिए क्रय शक्ति उपलब्ध है। प्रभावी इच्छा का मतलब पैसों का होना भी और इच्छा के साथ में। यह एक मात्रा, कीमत एवं समय से संबंधित होती है। यह एक प्रवाह की अवधारणा है। प्रवाह की अवधारणा मतलब एक इकाई की हम बात करते हैं, समय की इकाई, जैसे मैंने कहा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और इसका संबंध, मांग का संबंध हमेशा उपयोगिता से है। कोई भी मांग तभी होगी जब कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, तभी तो हम उसे खरीदना चाहेंगे। भाई कोई पैसा भी देना चाहते हैं तो हम तभी देंगे ना, कि जब उसकी हमको कोई उपयोगिता होगी। तो मांग जो है, अर्थशास्त्र में हमने देख लिया, तो कुछ प्रभावी ऐसे तत्व हैं जो उस मांग को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो उन तत्वों को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला तत्व है वो है ओन प्राइस, वस्तु की कीमत। तो वस्तु की अपनी कोई ना कोई तो कीमत होगी, जो भी वस्तु है उसके आधार पर उसकी कोई कीमत होगी। जैसे 50 रुपये पर केजी, अगर हम किसी ड्रेस की बात करें तो 500 रुपये का, 5000 रुपये का, उसकी एक कीमत होना ज़रूरी है। तो कीमत बहुत ज़्यादा होगी तो लोग उस चीज़ को कम लेना चाहेंगे, कीमत कम होगी तो उसे ज़्यादा लेना चाहेंगे। तो जो मांग है वस्तु की, उस पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उस वस्तु की कीमत का। फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। जैसे 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, जितना भी वो कमाता है उस पर भी आय, जो आय है उस पर आपकी डिमांड जो है, मांग निर्भर करती है।
व्यक्ति सामान तब खरीद पाता है जब उसके पास में कुछ इनकम होती है। तो अगर अच्छी इनकम है तो वो कोई महंगी वस्तु भी खरीद सकता है। तो व्यक्ति की आय भी है मांग को प्रभावित करती है। फिर आती है रुचि और पसंद। तो रुचि और पसंद मांग तो को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आपको कोई वस्तु बहुत पसंद आती है ना, जो आपको चाहिए होती है, तो हो सकता है आप उसको थोड़ा महंगा भी लेना पसंद करोगे। फिर आता है भविष्य में कीमत में होने वाला बदलाव। मान लीजिए ऐसा समझ में आता है कि आने वाले समय में किसी की वस्तु की कीमत बहुत बढ़ सकती है। जैसे फोरकास्ट आता है ना कि इस साल अच्छी बारिश होगी, इस साल अच्छी बारिश नहीं होगी, तो फसल अच्छी आएगी कि नहीं आएगी उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो मान लीजिए फसल अच्छी नहीं होने वाले की संभावना ज़्यादा दिखती है और फिर आगे वाले समय में कीमत बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, उसको आज ही खरीदना पसंद करेंगे। तो नॉर्मल कोर्स में मान लीजिए वो 10 ही किलो खरीदते होंगे, पर क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में वो महंगा हो जाएगा तो वो ज़्यादा खरीद लेंगे। तो जो मांग है उस पर प्रभाव पड़ता है कि भविष्य में कीमत के साथ क्या होने वाला है, संभावना कि बढ़ रही है कीमत या कम हो रही है। एक और होता है विज्ञापन, वो भी मांग को बहुत प्रभावित करता है। किसी वस्तु का खूब अच्छा विज्ञापन यदि कर दिया जाए तो व्यक्ति उसको लेना चाहेगा। वस्तु काम की तो है, पर विज्ञापन के कारण उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि वो महंगी भी हो तो भी वो लेने को यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये सारे कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। फिर एक और कारक है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अन्य वस्तुओं की जो कीमत है वो भी किसी एक वस्तु की मांग पर प्रभावित करती है, मांग को प्रभावित करती है। तो अब जो वस्तुएं हैं, हमने कहा ना वस्तु अलग, अन्य वस्तु, तो अन्य वस्तु दो तरीके की होती है। एक तो कहती है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्स, दूसरी कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। तो मान लीजिए अगर हम लेना चाह रहे हैं जैसे पूरक वस्तुएं ले हैं, जैसे आपका बैट और बॉल है, इंक है, पेन है, ब्रेड है, बटर है। तो अगर हम मान लीजिए बटर की मांग की बात कर रहे हैं तो उस पर ब्रेड की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। बटर की मांग यदि बढ़ रही है, बटर की कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो जाएगी, तो उसी तरह से ब्रेड की भी मांग यहाँ पे कम हो जाएगी। अगला है स्थानापन्न वस्तु जो होती है। स्थानापन्न मतलब कोई वस्तु हम उसके बदले में जैसे ले सकते हैं, है ना, वही तरीका का वो सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे आप कहीं बर्गर किंग से आप बर्गर ले लो या मैकडोनाल्ड का बर्गर ले लो, तो ये दोनों कैसे है, स्थानापन्न, एक के बदले में दूसरा लिया जा सकता है। कोक के बदले में हम पेप्सी ले सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक की कीमत का दूसरे की मांग पे असर पड़ेगा। जैसे आप कहें मान लीजिए कोक महंगा हो गया तो उसकी जगह आप आराम से पेप्सी को लेना पसंद करेंगे। तो पेप्सी की डिमांड पर किसका असर पड़ रहा है, दूसरी वस्तु का, जो आपकी स्थानापन्न वस्तु है या सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ अदर गुड भी किसी एक गुड की डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्थानापन्न वस्तु का, जैसे है सीएनजी और पेट्रोल। गाड़ियाँ आजकल सीएनजी पे भी चल रही हैं, गैस पे भी चल रही हैं, है ना। तो पेट्रोल की डिमांड को अगर हम देखना चाहें तो उस पर असर पड़ सकता है सीएनजी का। मान लीजिए सीएनजी की डिमांड प्राइस कम हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड पे असर पड़ेगा, तो लोग अपनी गाड़ी को पेट्रोल की जगह सीएनजी पे चलाना चाहेंगे। तो यहाँ पे उसका असर पड़ रहा है किसका, स्थानापन्न वस्तु का या हम कह रहे हैं पूरक वस्तु का। तो प्राइस ऑफ अदर गुड भी आपकी डिमांड को यहाँ पे बहुत प्रभावित करता है। अब देखें डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड, जो अभी हमने कारक देखे उन्हीं के आधार पे यहाँ पे हम डिमांड के टाइप्स भी देखते हैं। फिर उनमें हम उनके पूरे रिलेशनशिप को भी देखते हैं और किस तरीके से उनका चेंज होता है डिमांड में। तो पहला है प्राइस डिमांड, क्योंकि हमने कहा था ना ओन प्राइस डिफाइन आपका इफेक्ट करती है डिमांड पर, तो वो डिमांड कहलाएगी प्राइस डिमांड। तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से आता है कि यदि कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। दूसरी टाइप हम कह रहे हैं इनकम डिमांड। तो इनकम डिमांड एक पॉजिटिव टाइप का रिलेशनशिप दिखाता है। हमने कहा था ना अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है। तो अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड में भी बदलाव आता है, तो वो पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो आपने कहा मान लीजिए मैकडोनाल्ड की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग में कमी आएगी। और इनकम की बात करते हैं, अगर इनकम बढ़ जाती है तो मैकडोनाल्ड की डिमांड में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगला टाइप है क्रॉस डिमांड, संबंधित डिमांड, जो अभी हमने कहा था कि अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो यहाँ भी वो मांग की बात हम कर रहे हैं तो उसको हम क्रॉस कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक वस्तु की मांग की बात करते हैं और कीमत हम दूसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस टाइप का रिलेशनशिप आ रहा है, इसलिए इसको क्रॉस डिमांड कह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए सीएनजी की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। अगला टाइप है डिराइव्ड डिमांड या व्युत्पन्न डिमांड।
जिसमें हम कह रहे हैं कि एक वस्तु है जिसका हम बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में। जैसे लकड़ी है वो हम तरह तरह की चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि लकड़ी की डिमांड बढ़ रही है या फर्नीचर की डिमांड बढ़ रही है, तो नेचुरली लकड़ी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फर्नीचर लकड़ी से बन रहा है। तो फर्नीचर की डिमांड और लकड़ी की अवेलेबिलिटी, लकड़ी का प्राइस, यहाँ पे इसको हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। फिर आती है एक टाइप, इसको हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड समग्र मांग, कोई एक वस्तु जिसमें बहुत सारे की चीज़ें बन सकती हैं, उनकी कंबाइंड डिमांड भी यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल वस्तु की बात करेंगे तो हमने उसको कहा था व्युत्पन्न डिमांड, पर यहाँ कंपोजिट डिमांड हम कह रहे हैं जब बहुत सारी चीज़ें उससे बन सकती है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ लिया तो गेहूँ का आटा बना करके यूज़ हो सकता है, नहीं तो उस आटे से बिस्किट बन सकते हैं। और अगर हम दूध की बात करें तो दूध का वैसे सीधा कंजम्पशन हो सकता है, नहीं तो चीज़ बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है। तो ये सारी डिमांड को जब हम पढ़ते हैं तब उसको हम कंपोजिट या समग्र मांग यहाँ पे कह रहे हैं। एक थोड़ा सा फोकस हम फिर से करना चाहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो है जिसको आगे हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, वो है आपका प्राइस डिमांड, कीमत मांग। कीमत मांग, तो यहाँ पे हमने देखा था कि कीमत और वस्तु की मांग का संबंध, तो वहाँ संबंध हमको थोड़ा विपरीत देखने को मिल रहा है कि जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग वहाँ पे कम होती है। तो इसी चीज़ को अगले लेक्चर में हम देखेंगे, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे पूरी अच्छे डिटेल में समझेंगे। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। सो थैंक्स फॉर टुडे।